गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इस मेरे पहले रिकॉर्डिंग सेक्शन में या पहले सेशन में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी एप्लीकेशन का जो एल्गोरिदम्स हम लिखते हैं उसको कैसे बेहतर तरीके से लिखें ताकि वो अच्छी तरीके से स्केलेबल हो। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो है उस प्रोग्राम का आउटपुट पे होना, और वो प्रोग्राम कैसे अच्छी तरीके से रन करे और हम कैसे बहुत जल्दी अपने क्लाइंट को खुश कर लें और हमें जल्दी से जो भी उसका आउटकम है वो मिल जाए। लेकिन एक चीज़ जो हम सब डेवलपर भूल जाते हैं जब हम इनिशियल फेजेस पे होते हैं, वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि यह जो कोड हम लिख रहे हैं वो कितना ज़्यादा स्केलेबल है। मतलब अगर इस कोड को यानी कि या इस प्रोग्राम को कोई मिलियंस ऑफ यूज़र यूज़ कर रहा है या कोई एक यूज़र मिलियंस ऑफ कॉपी ऑफ कोड इस फंक्शन के अंदर डालता है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तब हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये चीज़ जो भी हम ऐड करना वाना चाह रहे हैं या जो भी चीज़ हम इस फंक्शन पे या फिर जो भी एल्गोरिदम्स हमने लिखी है उस पर जब इतना ज़्यादा लोड आएगा तो वो कैसे परफॉर्म करेगी। वो परफॉर्मेंस को देख करके उस पर कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट होती है। और जब किसी परफॉर्म या किसी एल्गोरिदम को ज़्यादा लोड पड़ने पे ज़्यादा टाइम लगता है, उसी को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये कह सकते हैं कि एक एल्गोरिदम को परफॉर्म करने में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे को एक सिंपल सा फंक्शन बनाना है जिसका नॉर्मल सा काम ये होने वाला है कि भाई 0 से 10 तक आप नंबर को लिखें। तो मैं एक सिंपल सा फंक्शन बनाता हूँ। अभी फंक्शन कैसे काम करता है उस पर फोकस नहीं करते, अभी इंपॉर्टेंट ये समझते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या करती है। तो मैं यहाँ पे एक कोड को पेस्ट करता हूँ जिसका सिंपल सा है कि भाई ऐड अप टू एन, मतलब कि आपको एन नंबर तक जो भी एन यहाँ से इनपुट आने वाला है उसको ऐड करना है सिंपल तरीके से। और यहाँ पे मैंने एक मैथमेटिकल फार्मूला लगाया हुआ जो कि बेसिकली क्या करता है कि पहले जो भी एन नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे कॉन्सोल लॉग करके देखता हूँ, कॉन्सोल लॉग, और यहाँ पे लिखता हूँ ऐड अप टू, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ 10। तो बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा कि ये यहाँ से 10 की वैल्यू लेगा और उसको 1 से ऐड करेगा और 11 हो जाएगा, जाकि जो कि 11 को मल्टीप्लाई करेगा 10 से और उसको डिवाइड कर देगा 2 से, जिससे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल आ जाएगा जो भी इसका रिजल्ट होना चाहिए। तो हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे आया रिटर्न 55। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला था जिसको रन कर दिया। अब इसी फॉर्मूले को हम दूसरी तरीके से भी लिखने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ दूसरा स्निपेट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरा कोड लिखने की कोशिश करता हूँ जिसका मकसद ये होगा कि भाई इसको हम और बेहतर तरीके से लिख सके ताकि और समझ में आए। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे दूसरा स्निपेट यूज़ करता हूँ जिस पे लूप का हम यूज़ करेंगे। लूप का यूज़ करके हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लूप लिखता हूँ। ये एक लूप हो गया जिसको हम कॉन्सोल लॉग करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कैसे काम करता है। फंक्शन का नाम सेम है और ये लूप में काम करेगा। और यहाँ पे मैं 10 को कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा, राइट। और मैं यहाँ पे इसको रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, दैट इज़ 55। इसका भी आ रहा है और इस वाले फंक्शन का भी जो भी रिटर्न आ रहा था वो भी 55 आ रहा था। तो बेसिकली हमने देखा कि दोनों का जो फंक्शन है, इसको मैं कौन लॉग नहीं करता हूँ, इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, राइट, ऐसे, राइट। तो ये पहले वाला फंक्शन का 55, दूसरे का भी फंक्शन का 55 आ रहा है। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू ऐड कर देता हूँ 10,000, इसकी भी ऐड कर देता हूँ 10,000, राइट। अब इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, ये रन हुआ, इसका आंसर इतना आया। दूसरे को रन करते हैं, इसका आंसर भी सेम आया। अब दोनों में क्या समझ में आ रहा है, इसमें और इस फंक्शन और इस फंक्शन में दोनों का काम तो सेम हो रहा है। तो इसमें कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये कितना कॉम्प्लेक्स है और ये कितना कॉम्प्लेक्स है, इसमें दोनों में किस में ज़्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं इस एल्गोरिदम को रन करता हूँ, अगर इसमें 1 बिलियन ऑफ वैल्यू आती है तो इस बिलियन ऑफ वैल्यू को कैलकुलेट करने को इसको कितना टाइम लगेगा, और बिलियन ऑफ वैल्यू को यहाँ पे लेकर के इसको ऐड करने में कितना टाइम लगेगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक नॉर्मल फंक्शन का यूज़ करते हैं जिसको परफॉर्मेंस कहते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ इस परफॉर्मेंस को आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो मैं कोड स्निपेट लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको समझते हैं क्या है। परफॉर्मेंस डॉट नाउ बेसिकली क्या करता है, एक अभी जो टाइम स्टैम्प है उसको लेता है, और जब प्रोग्राम रन नहीं हुआ तो मतलब मैं ऐड अप टू ये वाला जो फंक्शन अगर जब तक कॉल नहीं हुआ रहता है उसके पहले टाइम को लेगा
और फंक्शन को कैलकुलेट करेगा, फिर उसके बाद एक टाइम को लेगा, फिर हम इन दोनों टाइम की वैल्यू को माइनस कर देंगे जिससे हमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा, और उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। मतलब ये जो है वो थाउजेंड्स में आता है, इसलिए हम इसको सेकेंड्स में लाने के लिए इसको 1000 में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऐसे कैलकुलेट कर रहा है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और फिर इसको हम सेकेंड्स में लिखेंगे और कैलकुलेट करके देखेंगे। तो मैं इस एल्गोरिदम को, मैं यहाँ पे इतनी नंबर ऑफ वैल्यू इसको कॉपी कर लेता हूँ सेम, और इसको कैलकुलेट करता हूँ। अब देखते हैं कि इसको कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगा। तो इसको जो टाइम लगा कैलकुलेट करने में 1.10 समथिंग सेकेंड्स लगे, राइट। अब सेम एल्गोरिदम्स को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये भी सेम फंक्शन काम कर रहा है, ये भी टाइम को लगा के देगा, और मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। यू कैन सी दोनों फंक्शन में हमने सेम नंबर को कैलकुलेट किया। एक पे हमें 1 सेकेंड कुछ लगा और एक में 0.000 और समथिंग लगा, मतलब लगभग 0 सेकेंड लगा, 0 मिली सेकेंड भी लगा कह सकते हो। इतना छोटा टाइम पे ये सेम नंबर ऑफ परफॉर्मेंस कर रहा है। तो बेसिकली कर कैसे रहा है, ये मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन है वो नॉर्मल तरीके से रन कर रहा है, इसमें थोड़ा सा लूप लगा हुआ है तो काम कर रहा है। जो ये तरीका है, इसको जब टाइम को जब समझने की कोशिश करते हैं, जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हैं, हो सकता है कि मेरे कंप्यूटर में जो प्रोग्राम रन कर रहा हो वो मेरे कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा हो। आपके कंप्यूटर में हो सकता है ये जो टाइम आ रहा है वो अलग आ रहा हो, पर जो कॉन्सेप्ट है कि जो टाइम लगना है वो कैसे लगता है वो एकदम सेम होता है। मतलब कंप्यूटर को किसी एल्गोरिदम को सॉल्व करने में, उस ऑपरेशन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है उसे ही कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड क्या है, उस स्टैंडर्ड को कहते हैं बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन को समझने के लिए एक ब्लॉग है जो मैंने लिखा हुआ था, आपको भी लिंक दे दूंगा तो आप उसको देख लीजिएगा। तो बिग ओ नोटेशन को समझने के लिए बेसिकली कह सकते हैं बिग ओ नोटेशन एक टर्म है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, और उस टर्म का मतलब ये है कि भाई आप किसी भी एप्लीकेशन में, मतलब कि एक सिंपल सा एक बिग ओ, मतलब कि कहना चाहिए कि जो ओ टर्मिनोलॉजी है, मतलब ओ वर्ड है एक्चुअली, इसको हम बोलते हैं बिग ओ, मतलब कैपिटल ओ की बात कर रहे हैं। कैपिटल ओ मतलब ये है कि ये अलाउ करता है कि भाई, ये बताता है कि फॉर्मली कि भाई रन टाइम को किसी एल्गोरिदम को कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगा उसके इनपुट के अकॉर्डिंग। मतलब कि जो भी हम इनपुट देते हैं और उसके जो इनपुट को आने के बाद उसको परफॉर्म करने में क्या समय लगा, उसको कैलकुलेट करने का जो स्टैंडर्ड है, कहना चाहिए फॉर्मल स्टैंडर्ड, उसको हम बिग ओ नोटेशन कहते हैं। नोटेशन है बेसिकली एक स्टैंडर्ड है जिसका मतलब है कि कितना टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बताऊं कि जो ये जो एल्गोरिदम है, पहली वाली एल्गोरिदम जो थी, इसको कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बोलता हूँ कि ऐड अप टू 10 एक नॉर्मल फंक्शन है, तो इसमें क्या हुआ है, सिंपल सा एक जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशंस लगे, मतलब जिसमें पहले मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है और डिविडेशन है, मतलब तीन तीन फंक्शंस है। तो मतलब मैं अगर यहाँ पे 1000 लिखूँ या 1 लाख लिखूँ या 1 करोड़ लिखूँ या 1 अरब लिखूँ या कुछ भी वैल्यू लिखूँ, इसको केवल और केवल 3 बार ही रन करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे सिनेरियो में क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ जितना भी नंबर लिख रहा हूँ उतने बार इसको लूप करना पड़ेगा, मतलब कि इसको जब तक इसकी वैल्यू जो भी रहेगी उसको हर बार यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा, और उस पे जो वेरिएबल है उसको ऐड भी करना पड़ेगा, और ये लूप करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के कि हर बार कुछ ना कुछ करके जितने बार भी यहाँ से जितना नंबर आएगा उस नंबर को उतने ही बार इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बार बार ऐड करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद रिटर्न देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि जो एल्गोरिदम हमने लिखी है, उन दोनों एल्गोरिदम में कितना उसको काम करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है, कितने सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, इससे उसका टाइम कैलकुलेट होता है, या उसको हम बोल सकते हैं उसका वैसा बिग ओ नोटेशन बनता है। मतलब इसको हम यहाँ कह सकते हैं कि इसको जब भी कितने बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मतलब ये एक लीनियर कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब जितना इनपुट आएगा उतनी ही ज़्यादा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी इनपुट के साथ साथ। लेकिन यहाँ पे जितना इनपुट चाहे जितना भी आता रहे, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो रिजल्ट है, वो हमेशा सेम होने वाला है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा टूल यूज़ करते हैं। ये टूल मैंने किसी कोर्स में देखा था, आपको भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये सिंपल सा एक फंक्शन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, राइट। अब इन दोनों फंक्शन को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि बेसिकली मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैंने डाली 1000, ठीक है, 100, और मैंने इसको प्लॉट किया, राइट। यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि इसको कैलकुलेट करने पे 0 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स लगे। फिर मैं यहाँ पे 1000 करता हूँ और फिर प्लॉट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने 100 किया था तो इसको बहुत कम समय लगा था, लेकिन जैसे ही मैंने 1000 किया इसको डायरेक्टली दुगना समय लगा।
फिर यहाँ पे मैं 10,000 करता हूँ, फिर देखते हैं बहुत ज़्यादा, फिर यहाँ पे एक और ऐड करते हैं बहुत ही ज़्यादा, और फिर यहाँ पे एक और करते हैं। हो सकता है मेरा ब्राउज़र क्रैश हो सकता है, लेकिन बट स्टिल यू कैन सी कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग सीधे सीधे लीनियरली बढ़ते जा रहे हैं। यू कैन सी यहाँ पे लीनियरली आप देख रहे हो कि यहाँ से जो ग्राफ बन रहा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वैसे ही अगर मैं दूसरे तरीके से, ये बेसिकली टाइम का ग्राफ है कि मतलब उस कैलकुलेशन को करने में कितना टाइम लग रहा है, ये कितने बार उसको कैलकुलेट कर रहा है उस नंबर को, तो उसको उतना ही ज़्यादा टाइम, मतलब अगर नंबर्स बढ़ रहे हैं तो उसको टाइम्स भी बढ़ते जा रहा है, राइट। दूसरे केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं 10 के लिए। तो ये पे देखिए दूसरा जो ग्रे कलर का डॉट है वो बता रहा है। दूसरा अगर मैं इसको 100 करता हूँ कुछ नहीं हो रहा, 1000 करता हूँ कुछ नहीं, 10,000 कुछ नहीं, अभी यहाँ पे अब मिलियन तक पहुँचते हैं। एंड यू कैन सी कि मिलियंस तक कैलकुलेट करने में भी इसको बिल्कुल टाइम, अगर हम टाइम का ग्राफ से इसको कैलकुलेट करें तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, राइट। 10,000 ले लें या 100,000 या मिलियंस ले लें, कोई भी टाइम नहीं लग रहा। लेकिन अगर इसी ग्राफ की बात करें इसके पहले वाले की, उसको डायरेक्टली बहुत सारा टाइम लग रहा था। इतने नंबर को कैलकुलेट करने के लिए इस पर बहुत सारा टाइम लग रहा था और इस पर बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू, ये बिग ओ है जो इसका वो कांस्टेंट है, और इसका जो बिग ओ है वो लीनियर है, मतलब कि जितना भी वैल्यू आएगी उसके ज़्यादा, उससे ज़्यादा ही उसका नंबर लगेगा। ठीक है, ये दो दो कैलकुलेशन को हमने डिफरेंट तरीके से समझा। इससे हमें ये समझ में आया कि भाई अगर जब भी हम इसको यूज़ करते हैं या फिर जिस तरह से कोड लिखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा उसका जैसे एल्गोरिदम लिखा होता है उसमें जितना टाइम लगता है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको डिफरेंशिएट करके समझ सकते हैं कि इसमें कितनी कैलकुलेशन है। लेकिन अगर मैं इसको लिमिट कर दूँ, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो किसी एक मिनिमम वैल्यू पे आ जाए। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बोलूँ कि केवल ये 5 तक ही काउंट करे, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू यहाँ पे 5 कर देता हूँ, राइट, और फिर कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो इसका भी बहुत कम लगेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि ये 5 बार ही रन करेगा और केवल 5 तक का ही नंबर कैलकुलेट करेगा, राइट, और केवल 5 से ज़्यादा कुछ भी नहीं करेगा। तो मैं इसको फंक्शन मान लो ऐसा बोल देता हूँ कि रिटर्न वैल्यू मिनिमम वैल्यू, और रिटर्न मिनिमम वैल्यू उसकी वैल्यू केवल 5 होनी चाहिए। अगर 5 से बड़ा कोई नंबर मिनिमम है तो हम नहीं लेंगे। तो फॉर एग्जांपल कि मैं कर देता हूँ, तो ये भी एक कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट बिग ओ नोटेशन पे आएगा, फिर लीनियर नहीं कहलाएगा, क्योंकि केवल ये 5 बार ही रन करने, मतलब कितना भी इनपुट डाल दें ये 5 बार से ज़्यादा रन नहीं करेगा। सो दैट मीन्स कि ये हम ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लूप लिख रहे हैं तो हर बार लीनियर होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी एल्गोरिदम लिखते हैं जो कि नंबर्स के साथ बार बार बढ़ती जा रही है, उसको ही हम लीनियर बोलेंगे। लीनियर मतलब कि नंबर्स के साथ बढ़ती जा रही है, दैट मीन्स कि ऐसे जितना ज़्यादा वैल्यू डालेंगे उसके उसके साथ उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं 2 लूप लिखता हूँ, है ना, मैं लिखता हूँ कि भाई दो एक ऐसे काउंट करो, काउंट कि भाई कोई भी अगर मैं वैल्यू यहाँ से डालूँ उसको पहले ऊपर तक गिनो और फिर उसको नीचे तक लिखो। मैं इसको कॉपी करके अपने स्निपेट पे पहले आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे इस पूरे कोड को पेस्ट करता हूँ, राइट, और ऐसे लिखता हूँ। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये पहले मतलब मैं इसको लिखता हूँ काउंट अप एंड डाउन, तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को लिख के कॉल करता हूँ। ये क्या करेगा, मान लेते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, तो पहले 10 तक लिखो, ऊपर तक जाओ, फिर नीचे तक आओ, इंटर करता हूँ। यू कैन सी कि भाई यहाँ से 0 से लेके ऊपर तक पूरा 10 तक लिखा, फिर 10 से 9 8 7 6 4 5 और 0 तक लिखा और बाय। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये जितना ज़्यादा मैं यहाँ पे इनपुट डालूंगा वो उतना डेटा बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 लूप्स लगे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ये उतने ही बार रन करेगा जितने बार पहले वाला लूप करेगा, राइट। तो अगर मैं इसको इस पर देखता हूँ बिग और नोटेशंस पे, तो इस पर ऐसे मैं मानता हूँ पहले मैं 100 तक लिखने की कोशिश करता हूँ और प्लॉट करता हूँ। ग्रीन कलर का जो कलर देख रहे हैं वो ये वाला फंक्शन कॉल कर रहा है। इसको 100 करता हूँ, इसको 1000 करता हूँ, राइट। अब बहुत सारा टाइम लग रहा है, राइट। इसको भी देख रहे हैं कि ये भी लीनियरली ग्रो कर रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। इसको लगभग लगभग 2 सेकेंड लग जा रहे हैं इसको इतना नंबर कैलकुलेट करने, क्योंकि इसमें 2 लूप लगे हुए हैं, इसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। तो ये भी एक लीनियर है, मतलब कि इसको भी टाइम के साथ बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो मैं इसको पहले वाला जो फंक्शन था इसको कम कर देता हूँ, राइट, इसको प्लॉट करता हूँ। नाउ इस पर कोई ऑप्शन नहीं है पीछे जाने का, लेकिन फिर भी हम समझ पा रहे हैं कि इसको भी कैलकुलेट करने पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसको भी, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को, और फिर मैं देखता हूँ कि चलिए एक दूसरा फंक्शन लिखते हैं जिस पे लूप के अंदर लूप है। फॉर एग्जांपल एक लूप है उसके अंदर दूसरा लूप है, इसमें क्या करना है कि इसके पेयर्स रिटर्न करना है। अगर मैं 5 लिख रहा हूँ तो 5 के पूरे पेयर्स को जितने भी पॉसिबल है उसको करके देखते हैं। इसको मान लो कॉन्सोल लॉग करके देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। तो मैं ऐसे जाता हूँ इस पर पेस्ट करता हूँ
और यहाँ पे मैं फंक्शन को लिखता हूँ प्रिंट और पेयर्स, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 5। मैं बोलता हूँ कि केवल 5 नंबर को लो और इसके पेयर्स को रिटर्न करो। तो ये कैसे रिटर्न करता है, इसको अगर मैं देखूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे पेयर 0 का 1, 0 के जितने पेयर्स बन सकते हैं 5 तक वो, फिर 1 के जितने पेयर बन सकते हैं वो, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, पाँचवें, तो जैसे कुल मिला के जितने भी उसके नंबर्स के पेयर्स बन सकते हैं वो यहाँ पे रिटर्न करके दे देता है। तो अगर इसको हम देखें तो ये कैसे काम कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे 10 का लिखता हूँ तो आप देखें कि अभी बहुत कम टाइम लगा। इसको मैं अगर 100 का करता हूँ, ये देखिए एकदम डायरेक्टली लीनियरली गया, मतलब बहुत एक्सपोनेंशियली इसका ग्रो किया। फिर मैं इसको 10,000 करता हूँ, यू कैन सी बहुत सारा टाइम ले रहा है ये, मतलब मोर देन इनफ कि कैलकुलेट ही हो रहा है 1000 टाइम्स। हो सकता है मेरा ये विंडो ही क्रैश कर जाए, बट लेट्स वेट कि कितना इसको टाइम लगता है कैलकुलेट करने में। मे बी मेरा विंडो हो सकता है क्रैश कर जाए। ये देखिए यू कैन सी लाइक यहाँ से थोड़ा सा समय लगा था लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको ऐसे नहीं कैलकुलेट करूँ, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। सो आई विल स्टार्ट विथ 10, नाउ 100, नाउ 150 like something 150, and now 200, sorry not 2. You can see the number is timing like time complexity is going like this, right? And now 220. Oh sorry, his number this is wrong actually. I'm running the wrong function. So go to print all pairs. Now try to run 100. Now try to run 150. Look at this. Now try to run 170. Now try to run 190. Now try to run 200. You can see this is going up and up. Like if I go to 300, it's going much linear. Like you can see it's growing exponentially. So if going the time is going to, or the number is going to increase, it's going to run increase in like exponentially. तो एक्सपोनेंशियल ग्रो कर सकते हो। तो इसमें बहुत प्रकार के नोटेशन होते हैं, जैसे O ऑफ 2n या O ऑफ n जिसको हम कह सकते हैं, या O ऑफ n स्क्वायर कह सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि भाई ये जो O का जो n स्क्वायर की वैल्यू है वो कैसे बढ़ेगी। आप ऐसे देख सकते हो कि जो O ऑफ n का वैल्यू होगा वो, आप अगर इस ग्राफ को देखते हैं तो O ऑफ n कैसे बढ़ेगा, टाइम के साथ साथ एकदम लीनियर होने वाला है। O ऑफ n का मतलब लीनियर जो होगा वो ऐसे एक्सप्लोन, लेकिन जो आप O ऑफ n स्क्वायर मतलब लूप के अंदर अगर लूप है तो वो बहुत ही तेजी से एक्सप्लोनेंशियल ऐसे ग्रोथ करेगा। अगर मैं थोड़ी देर के बाद देखता हूँ तो बिल्कुल ऐसे ग्रोथ करेगा, एकदम स्टीप वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो आपका कुल मिला के समझना ये है कि आप जब भी कोई फंक्शन को लिखते हैं या फिर जिस भी कोड को आप लिखते हैं, उस कोड को जो भी लिख रहे हैं उसका परफॉर्मेंस कैसे डिफाइन करता है, इस चीज़ पे भी हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और उसको हमें बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा।